एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब एक सेंट्रल मेटल एटम, इट मीन्स वन मेटल एटम और आयन, जो जनरली ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन होते हैं, जो डी ब्लॉक के जनरली होते हैं या एफ ब्लॉक के हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन मेटल का जो एटम है या आयन, जब कई सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कई सारे नेगेटिव आयन के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, या हम कह सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम जब कई सारे लिगेंड के साथ में सराउंडेड रहते हैं और उससे बॉन्डेड रहते हैं, और ये अपने आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में भी लूज नहीं करते हैं। इट मीन्स जब आप इसको डिजॉल्व करा दें तो भी जिस तरह से क्रिस्टल में एक मेटल एटम या आयन और उनके जो चारों ओर जो सराउंडिंग लिगेंड जुड़े होते हैं, एक उसी तरह से सॉल्यूशन में भी उनका एग्जिस्टेंस होता है। इट मीन्स ये आयोनाइज नहीं होते हैं, ये सेपरेट नहीं होते हैं एक दूसरे से, डिसोसिएट नहीं होते हैं इजिली। सॉल्यूशन में भी ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको Fe के साथ में 6 साइनाइड अटैच्ड है, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज हैं। ये सॉल्यूशन में इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्म में ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स 1 Fe के कंटेक्ट में 6 साइनाइड जुड़े होते हैं। ये सभी साइनाइड इससे डायरेक्टली अटैच्ड हैं और ये सेपरेट नहीं होते एक दूसरे से, ये सब कंबाइंड रहते हैं ऑलवेज। तो यहाँ पर आपको 3 नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। फिर ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल अटैच्ड रहते हैं, जैसे Ni3+ के साथ में 6 NH3 अटैच्ड है। NiNH3 होल 6 इसको बोलते हैं, NiNH3 होल 6। इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका क्या है? इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना के हम यहाँ पर Ni और इसके बगल में NH3 का नंबर कितना है? टोटल 6 है, होल 6 लिखते हैं और 3 चार्ज है, यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज को यहाँ दिखा। तो समटाइम्स कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम, इट मीन्स मेटल एटम के साथ में न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं और समटाइम्स एनायन जुड़े होते हैं। समटाइम्स एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों ही अटैच्ड रहते हैं। कॉम्प्लेक्स कभी एनायन के रूप में एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव चार्ज होता है कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स कभी कैटायन के रूप में एग्जिस्ट करता है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी होता है, जैसे Ni के साथ में 4CO जुड़ा हुआ है, NiCO होल 4 बोलते हैं। ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें निकेल एटम के साथ में सभी CO न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ये आपको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इसे शॉर्टकट में हम लोग Ni मेटल को सबसे पहले लिखते हैं और जितने CO हैं आप उसको स्मॉल ब्रैकेट में CO होल 4 लिखकर रिप्रेजेंट करेंगे। NiCO होल 4 के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन दोनों होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है, बाकी का सिंपल एनायन उससे अटैच्ड रहता है। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स एनायन के रूप में मौजूद होते हैं और सिंपल कैटायन उसके साथ में अटैच्ड होकर उसको न्यूट्रल बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वेरियस टाइप्स के होते हैं और इसमें आइसोमेरिज्म का भी प्रॉपर्टी होता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कई कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। इन सब को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर में। फर्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट में जो डिफरेंस है उसको समझते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट मोर देन वन कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से प्रोड्यूस होता है, लेकिन डबल सॉल्ट का प्रॉपर्टी ये है कि जब उसको डिजॉल्व कराया जाए तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जितने भी आयन उसमें हैं वो सब के सब आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको जैसा कि अभी बताया गया
एक मेटल एटम कई सारे नेगेटिव आयन के साथ में या कई सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड रहते हैं और वो डिसोसिएट नहीं होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड ऑफ द कम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल सॉल्ट मोर देन वन सॉल्ट के कम्बिनेशन से बना होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कार्नालाइट, यह एक कंपाउंड है, यह एक डबल सॉल्ट है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड कंबाइंड होता है विथ 6 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड विथ 6 मोल ऑफ वाटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कार्नालाइट बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को जब आप डिजोल्व कराएंगे तो इससे पोटेशियम आयन प्रोड्यूस होगा, मैग्नीशियम आयन प्रोड्यूस होगा और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं वो तो इसमें हैं ही, वो तो सॉल्यूशन में रहेंगे। तो ये सब वाटर में डिजोल्व कर गया और सब के सब आयन, जितने भी आयन हैं सब के सब एक दूसरे से सेपरेट हो गए। हम लोग इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, जिसमें मोर देन वन कंपाउंड कंबाइंड है, लेकिन उनके जो आयन हैं डिजोल्व कराने पर ये सारे के सारे आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरह से एक डबल सॉल्ट का कंपाउंड, हम डबल सॉल्ट का एक फॉर्मूला आपको और दे रहे हैं, वो है मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट में अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4 और इसके साथ में FeSO4 जिसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, दोनों का 1 मोल कंबाइंड होता है और साथ में यहाँ भी 6 मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में मौजूद होता है। इसको भी जब आप वाटर में डिजोल्व कराते हैं तो इससे अमोनियम आयन, Fe2+ आयन, इट मीन्स फेरस आयन, और साथ साथ सल्फेट आयन और वाटर, ये सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मतलब ये डिजोल्व कर जाते हैं इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन कंप्लीटली। लेकिन कम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे आप देखिए यहाँ पर K3FeCN6 कम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसको जब आप वाटर में डिजोल्व कराएंगे तो इससे जो कम्प्लेक्स के बाहर का जो पार्ट है वो तो आयनाइज कर जाएगा। जैसे यहाँ पर पोटेशियम कम्प्लेक्स के बाहर का हिस्सा है और ये FeCN6, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाया गया एक्चुअल में यही कम्प्लेक्स, इतना ही ये कम्प्लेक्स के रूप में है। तो आपको ये कम्प्लेक्स जो है जिसमें Fe2+ आयन या सॉरी Fe3+ आयन है, Fe3+ के स्टेट में +3 ऑक्सीजन नंबर, Fe3+ आयन जो है और साइनाइड आयन जो है ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते, बल्कि ये Fe आपको 6 साइनाइड के साथ में ऑलवेज, जैसे ये सॉलिड में कंबाइंड रहते हैं उसी तरह सॉल्यूशन में भी ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 3 नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है क्योंकि 3 पोटेशियम यहाँ से सेपरेट हो गया। तो ये आपको आयनाइजेशन स्फीयर है जो बाहर का पार्ट है जो सेपरेट हो सकता है, लेकिन जो कम्प्लेक्स है जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रहे हैं यह कम्प्लेक्स है और ये सेपरेट नहीं होता है। ये सभी आयन Fe3+ आयन और साइनाइड आयन एक दूसरे से कंप्लीटली जुड़े रहते हैं इवन इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में भी जब कंपाउंड अपने आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, सभी एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं, तो हम लोग इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम जो कम्प्लेक्स का होता है, तो यहाँ पर मेटल एटम या मेटल आयन जो है वह जिस आयन के साथ में जुड़ा है या जिस मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। और जब किसी कंपाउंड में एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो हम लोग उस कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं या उसको हम लोग कम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। किसी आयन में यदि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तो कम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, कम्प्लेक्स कैटायन बोलते हैं, कम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं। नेगेटिव आयन है तो कम्प्लेक्स एनायन बोलते हैं, पॉजिटिव आयन है तो कम्प्लेक्स कैटायन बोलते हैं। हम लोग वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएंगे। वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अल्फ्रेड वर्नर ने फर्स्ट फॉर्मुलेट किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। अल्फ्रेड वर्नर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्टडीज के लिए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने बताया
कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल दो तरह के वैलेंसी शो करता है। वन वैलेंसी आयोनाइजेबल होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं मेटल का, और दूसरा वैलेंसी जो मेटल का होता है जो आयोनाइजेबल नहीं होता है। जो वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होता है वही वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, और वो उसको हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होता है, इट इज नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी एंड इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताया वर्नर ने कि ये सिर्फ नेगेटिव आयन के द्वारा, इट मीन्स एनायन के द्वारा सेटिस्फाई होता है। वहीं सेकेंडरी वैलेंसी एनायन के द्वारा भी सेटिस्फाई होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा भी सेटिस्फाई होते हैं। आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन और बोथ कैन सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द मेटल in the coordination compound, but primary valency is always satisfied by negative ion, it is ionizable valency. Secondary valency is non-ionizable, it is called as coordination number, and it is always satisfied by negative ion or neutral molecule both. तो ये दो तरह के वैलेंसी वाली जो बातें बताई गई, उसके पीछे अल्फ्रेड वर्नर का कुछ एक्सपेरिमेंट्स था, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाए, जैसा कि आपको एक कंपाउंड यहाँ पर कोबाल्ट का दिया जा रहा है CuCl3.6NH3। इसमें NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और 3 क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है जो कोबाल्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। जब इसका एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया गया, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट, बहुत ज़्यादा सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर लिया गया ताकि जितने भी इसमें आयोनाइजेबल पार्टिकल हैं वो आयोनाइज हो जाएं, तो सो दैट AgNO3 का एक्सेस लिया गया। और जब एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराते हैं, इसमें जितना अमोनिया जुड़ा हुआ है वो सभी कंबाइंड ही रह जाता है, वो सब सेपरेट नहीं होता है। लेकिन जितने भी आपको यहाँ क्लोराइड्स जुड़े हुए हैं, Cl3 क्लोराइड हैं, तो ये सभी क्लोराइड Ag+ आयन के साथ में कंबाइंड होकर AgCl प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इट मीन्स 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड हो गया। तो इसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि देखो अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये सेपरेट नहीं हो रहा है इस रिएक्शन में, ओनली Cl- जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, वो आयोनाइज हो रहे हैं। इट मीन्स अमोनिया के साथ में जो बॉन्ड है मेटल का, कोबाल्ट का, यह सेकेंडरी वैलेंसी के साथ जुड़ा हुआ है और ये नॉन आयोनाइजेबल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। वहीं जो क्लोराइड आयन है, ये सभी क्लोराइड आयोनाइज कर जाता है, ये AgCl के रूप में प्रेसिपिटेटेड हो गया। इसका मतलब है कि कोबाल्ट के दो तरह के वैलेंसी यहाँ पर है। आयोनाइजेबल वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है नेगेटिव आयन, और जो आपको नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी है, इट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी जिसको बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलते हैं, वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया के द्वारा सेटिस्फाई हो रहा है। फिर उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें क्लोराइड तो उतने ही थे बट अमोनिया का मॉलिक्यूल उसमें कम था। अमोनिया का मॉलिक्यूल इसमें कम था। क्लोराइड उतने ही थे 3 क्लोराइड, लेकिन अमोनिया के मॉलिक्यूल इसमें कम थे। यहाँ 5NH3 और 3 क्लोराइड। और इसका रिएक्शन जब AgNO3 के साथ कराया गया, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, तो यहाँ देखा उन्होंने, वर्नर ने, यहाँ पर जितने 5 अमोनिया है वो तो अटैच्ड रह जाते हैं, लेकिन एक क्लोराइड जो है वह भी अटैच्ड रह जाता है, और ये क्लोराइड आयोनाइज नहीं हो रहा है। यहाँ पर मात्र 2 मोल AgCl ही प्रेसिपिटेटेड होने लग गए। अब कितना भी कोशिश कर लिया AgNO3 एक्सेस लेकर, लेकिन यहाँ 2 क्लोराइड ही प्रेसिपिटेटेड हुआ। तीसरा क्लोराइड जो है वो कंबाइंड रह गया मेटल के साथ। इसका मतलब कोबाल्ट आयन जो है, CO3+ आयन जो है, वह इनके कॉम्प्लेक्स में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा करने के लिए 5NH3 के साथ और 1 क्लोराइड के साथ में अटैच्ड रह जाता है। इट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया के द्वारा भी सेटिस्फाई हो रहा है, और 1 क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन है उसके द्वारा भी सेटिस्फाई हो रहा है। तभी ये क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी में ये क्लोराइड है और इसलिए ये क्लोराइड आयोनाइज नहीं होता है, बल्कि बाकी 2 क्लोरीन जो हैं वो आपको आयोनाइज हो जाते हैं 2 मोल ऑफ AgCl बनाकर, और ये 2 क्लोरीन आपको प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ नेगेटिव आयन की जरूरत होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई होते हैं
आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा और नेगेटिव आयन दोनों के द्वारा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन दोनों ही सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, वहीं प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एनायन के द्वारा, इट मीन्स नेगेटिव आयन के द्वारा सेटिस्फाई होता है। अब इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी पे आगे और भी विचार किया कि सेकेंडरी वैलेंसी का डायरेक्शन क्या होता है, किस किस डायरेक्शन में ये रहते हैं। देखा, जब सेकेंडरी वैलेंसी किसी मेटल का 6 होता है तो ये ऑक्टाहेड्रल लाइक ज्योमेट्री में ओरिएंटेड रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बना लेते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जब किसी मेटल का 5 होता है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के शेप में ये एग्जिस्ट करता है। और सेकेंडरी वैलेंसी जब 4 होता है तो बहुत से कम्प्लेक्स हैं जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत से कम्प्लेक्स जो हैं वो आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। और जब सेकेंडरी वैलेंसी 3 हो तो ट्राइगोनल लाइक ज्योमेट्री, और जब सेकेंडरी वैलेंसी 2 हो ओनली तो लीनियर शेप में ये एग्जिस्ट करता है। तो आपको सेकेंडरी वैलेंसी जिस पार्टिकल के साथ, जिस मॉलिक्यूल के साथ में या जिस एनायन के साथ में अटैच्ड होता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई जो पार्टिकल करते हैं उस पार्टिकल को हम लोग लिगेंड बोलते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी को जो पार्टिकल सेटिस्फाई करते हैं, इट मीन्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन सेटिस्फाई करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, तो इस पार्टिकल को, न्यूट्रल मॉलिक्यूल को या एनायन को जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। तो आपको जब 2 लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ में जुड़ा होता है तो ये दोनों लिगेंड अपने इस दोनों बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन करने के लिए 180 डिग्री एंगल पे चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स में, और इससे कॉम्प्लेक्स का लीनियर शेप क्रिएट होता है। यानी कि जब M के साथ में 2 लिगेंड जुड़ा होगा तो इसका लीनियर शेप होगा। M के साथ में जब 3 लिगेंड जुड़ा होगा तो इसका जो शेप होगा कि ट्राइगोनल लाइक शेप हो जाएगा। यहाँ पर 3 लिगेंड मैक्सिमम सेपरेशन करने के लिए ये ट्राइगोनल लाइक शेप में ओरिएंटेड हो जाते हैं। M के साथ में जब 4 लिगेंड जुड़ा होगा तब इसके जो शेप होंगे या तो टेट्राहेड्रल हो गए। टेट्राहेड्रल का मतलब हो गया ये 2 लिगेंड सेम प्लेन में रहेगा जुड़ा हुआ मेटल के साथ में, और 2 लिगेंड जो होगा प्लेन के एबव और प्लेन के जस्ट इस बॉन्ड के ठीक पीछे दूसरा बॉन्ड बनता है, प्लेन के पीछे और प्लेन के सामने। एक टुवर्ड ऑब्जर्वर है और एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है ना, अवे फ्रॉम प्लेन। ये दोनों बॉन्ड प्लेन से बाहर है, एक प्लेन के पीछे की तरफ जा रहा है और एक प्लेन के बाहर की तरफ आ रहा है। इसको हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। और दूसरा भी हो सकता है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, जिसमें आपको एक स्क्वायर लाइक प्लेन में ये सभी लिगेंड 4 लिगेंड इससे अटैच्ड रहते हैं। यानी कि 4 लिगेंड वाले जो कम्प्लेक्स होते हैं वह 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक आपको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और दूसरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। और इसके पीछे क्या रीजन है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि कब स्क्वायर प्लेनर हो जाता है और कब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है। जब 5 लिगेंड अटैच्ड रहते हैं सेंट्रल मेटल के साथ तो इनका जो शेप होता है यह ट्राइगोनल, यह शेप जो होगा इस शेप को हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बोलते हैं। देखिए इस ट्रायंगल के शेप में ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर की तरफ 3 लिगेंड अटैच्ड हो जाते हैं जो एक दूसरे से 120 का एंगल बनाते हैं, और 2 लिगेंड इस ट्रायंगुलर प्लेन के एबव एंड बिलो चले जाते हैं। तो इसके एबव एक लिगेंड और दूसरा लिगेंड जो है इस प्लेन के बिलो चला जाता है। तो इस तरह से जो कम्प्लेक्स बना, इस कम्प्लेक्स का जो शेप है इसको हम लोग ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल बोलते हैं, और ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल शेप के रूप में आपको ये एग्जिस्ट करेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा ML5। इसमें मेटल के साथ में M मेटल है और 5 लिगेंड अटैच्ड होंगे, तो शेप क्या होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब आपको एक है जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ML6 टाइप ऑफ कम्प्लेक्स। इसमें मेटल के साथ में आपको एक स्क्वायर प्लेन में 4 लिगेंड जुड़े होते हैं, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वी डिस्टेंट सारे लिगेंड होते हैं, और आपको 2 लिगेंड इस प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो। जिस स्क्वायर प्लेन में ये 4 लिगेंड है, इस चारों लिगेंड का देखिए चारों कॉर्नर पर ये प्रेजेंट है स्क्वायर प्लेन में। एक लिगेंड प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर चला जाता है और दूसरा प्लेन के जस्ट बिलो। तो इस तरह के जो शेप बनते हैं, आप इस शेप को क्या बोलते हैं, इस तरह के शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप या स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप। ये देखिए इस तरह का शेप बनाता है, इस चारों कॉर्नर से आप इस लिगेंड को मिला दीजिए तो ये बन गया एक पिरामिड, इस स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड बन गया, और दूसरा पिरामिड जब इस वाले पॉइंट को, इस वाले लिगेंड को
जब इस चारों लिगेंड के साथ प्लेन वाले चारों लिगेंड से अटैच कर दें तो आपको दूसरा पिरामिड आपको प्लेन के नीचे बनेगा। तो बीच में एक स्क्वायर प्लेन है और प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे दो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं और इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको वर्नर्स थ्योरी में बताया गया कि सेंट्रल मेटल के अराउंड नंबर ऑफ लिगेंड पर डिपेंड करेगा कि उस कम्प्लेक्स का शेप क्या होता है। यदि 2 लिगेंड अटैच्ड हैं सेंट्रल मेटल से तो उसका शेप लीनियर होगा, 3 लिगेंड अटैच्ड हैं तो उसका शेप ट्राइगोनल होगा, और 4 लिगेंड अटैच्ड है तो या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर टेट्राहेड्रल उसका शेप हो जाएगा। 5 लिगेंड अटैच्ड है तो उसको हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बताएंगे, और 6 है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप में बताते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम लोग यहीं पर कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एंड आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के साथ हम अपने जो चैनल है उस पर आते रहेंगे। और इस तरफ से आप हमारे चैनल को देखें और बोर्ड में एंड फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन आपको यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से सारे कंसेप्ट, क्लियर कंसेप्ट आपको मिलेंगे। आप क्लियरली उसको समझ सकते हैं यदि आप बार बार इसको देखें तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और निश्चित रूप से जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह यदि हमारे चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हम जो भी परिश्रम है वो करते रहेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहेगा।